हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने सिंपल प्रेज़ेंट कर लिया था, ठीक है? अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो ज़रूर से देख लीजिए, सिंपल प्रेज़ेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। और आज हम लोग प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस सीखेंगे। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। देखो, जो एग्ज़ाम्पल है उसको आप लोग घर में बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी हम लोग प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस या फिर इम्परफेक्ट भी इसको बोलते हैं और प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं, ठीक है? तो धीरे-धीरे इसको हम लोग जानते हैं, ऐसे वाक्य जिससे पता चले कि कार्य वर्तमान समय में चल रहा है, तो ऐसे वाक्यों को प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस टेंस में लिखते हैं, ठीक है? मतलब ऐसा कोई भी सेंटेंस या फिर ऐसी कोई भी क्रिया जिससे पता चले कि काम जो है प्रेज़ेंट में हो ही रहा है, चल ही रहा है, ठीक है? तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्रेसिव टेंस का फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है? तो इसके पहचान की ये जो इसको कैसे पहचानेंगे, सेंटेंस में रहेगा रहा है, रही है या फिर रहे हैं। मतलब सेंटेंस से ही पता चल जाएगा कि ये मतलब कंटिन्यू चल रहा है काम, ठीक है? तो सारे टेंस जो है काम पे ही डिपेंड है कि काम कैसे हो रहा है, ठीक है? ये कैसे नहीं, कब हो रहा है। अब हम लोग कुछ रूल पे आते हैं, जो रूल इम्पोर्टेंट है। यदि किसी वाक्य में एक चीज़ और बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, जैसे कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम भी जो हम लोग देते हैं, उसमें भी ये आपको काम आएगा, ठीक है? क्योंकि ये इतना डीपली बताया गया है कि बच्चा से बच्चा भी और बड़े से बड़े बच्चे भी जो है, इसको सीख सकता है आसानी से और छोटी-छोटी गलतियों को जो है उसको सुधार सकता है, ठीक है? तो आते हैं हम लोग रूल में। यदि किसी वाक्य में स्टिल, नाउ, दीज़ डेज़, एट प्रेज़ेंट, एट दिस मोमेंट या फिर टाइम या फिर आवर इत्यादि शब्दों का प्रयोग समय का बोध कराने के लिए किया जाता है, तो हम लोग समझेंगे कि प्रेज़ेंट टेंस का हम लोग को ये प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो है हम लोग को यूज़ करना है। जैसे ही इज़ रीडिंग नाउ, नाउ से पता चल रहा है कि वो काम जो है अभी हो रहा है। दे आर नॉट हैविंग टी दीज़ डेज़, वो लोग अभी चाय नहीं पी रहे हैं। हर सन इज़ लर्निंग इंग्लिश दीज़ डेज़, तो ये दीज़ डेज़ अगर आ रहा है या फिर नाउ आ रहा है, तो हम लोग देखेंगे कि टेंस का स्ट्रक्चर कौन-सा है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होगा, जो हम लोग को एमसीक्यू दिया जाएगा उसमें से ग्रामर भी रहेगा और ग्रामर में हो सकता है कि आपको रीडिंग जो है हटा दे, ठीक है? तो नाउ देख के हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे रीड होगा कि रीडिंग, ठीक है? तो क्वेश्चन पे भी डिपेंड करेगा कि हम लोग को कैसे हल करना है, ठीक है? उसके बाद अगला जो रूल है, निकट भविष्य की निश्चित योजना बताने के लिए भी प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? तो ऐसा पहले भी था कि जब भविष्य में कोई भी निश्चित योजना है, तो उसको हम लोग सिंपल प्रेज़ेंट में लिखते थे। यहाँ पर हम लोग कंटीन्यूअस में भी लिख सकते हैं। देखिए स्ट्रक्चर उस समय कैसा होगा, ही इज़ कमिंग टुमारो, ठीक है? तो वो कल आ रहे हैं। आवर टीचर इज़ कमिंग बाय 7 एएम ट्रेन ऑन मंडे, हमारे टीचर जो है मंडे को 7 बजे की ट्रेन से आ रहे हैं। आई एम गोइंग टू शिमला टुमारो मॉर्निंग, मैं शिमला जा रहा हूँ, जैसे हम लोग बोलते हैं वैसे ही हम लोग लिख रहे हैं। द चिल्ड्रन आर बीइंग टॉट दिस मोमेंट, कि बच्चों को अभी पढ़ाया जा रहा है, ठीक है? और आगे हम लोग देखते हैं रूल नंबर 3 में, प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग चिड़चिड़ापन, नाराज़गी या एनॉयंस जिसको हम लोग बोलते हैं, ऐसे कार्य को दर्शाने हेतु किया जाता है जो व्यक्ति आदतन दूसरों की इच्छा के विपरीत करता है। ये थोड़ा-सा अलग है, आप लोगों ने पहले नहीं देखा होगा, तो वो भी यहाँ पे आप लोग देख लीजिए और नोट कर लीजिए कि जैसे हम लोग कोई भी आदत होती है, ठीक है? जब कोई दूसरों के इच्छा के विरुद्ध कोई काम होता है, तब भी हम लोग प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है? शी इज़ ऑलवेज़ कंप्लेनिंग, वो हमेशा ही कंप्लेन करती रहती है। यू आर फॉरएवर फाइंडिंग फॉल्ट विथ मी, तुम हमेशा ही मुझ में गलतियाँ ढूँढते रहते हो, खामी ढूँढते रहते हो।
यू आर कंस्टेंटली डिस्टर्बिंग अस, तुम जो है हम लोगों को लगातार डिस्टर्ब कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद अगला जो रूल है हम लोग वो देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में स्टेटिव और डायनामिक वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब देखिए स्टेटिव और डायनामिक वर्ब जो है उसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे नीचे, ठीक है। ऐसे वर्ब को नॉन कंक्लूसिव वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। आप लोग हो सके तो रूल अगर भूल भी जाएं तो एग्जाम्पल हमेशा याद रखिएगा ताकि आप लोगों से गलती ना हो, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि हम लोग लिखते हैं तो रूल वगैरह ज़्यादा याद होता नहीं है लिखते टाइम, ठीक है। तो आप लोग एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा याद रखेंगे तो उसी से आप लोगों का काम बन जाएगा। तो कुछ ऐसे वर्ब है जिसमें हम लोग क्या करते हैं आईएनजी नहीं लगाते हैं, ठीक है। आईएनजी करके वो होता नहीं है जनरली। तो वो कौन-कौन सा है? लुक है, रिसेंबल है, सीम है, अपीयर है। वांट को कभी हम लोग वांटिंग नहीं करते हैं, ठीक है। डिज़ायर, विश, हेट, होप, लाइक, रिफ्यूज़, बिलीव, डाउट, लोथ, माइंड, केयर, डिटेस्ट, एडोर, एप्रिशिएट। ये देखिए आप लोग सब इसका मीनिंग तो जान ही रहे होंगे, ठीक है। बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है कि बताना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि हम अगले वीडियो में इसका सुधार कर सकें, ठीक है। तो एडमायर हो गया, फ़ियर हो गया, एक्सपेक्ट हो गया, थिंक, सपोज़, एग्री, कंसीडर, ट्रस्ट, रिमेंबर, फॉरगेट, नो, अंडरस्टैंड, परसीव, रियलाइज़, recollect, belong, owe, possess, contain, have, see, hear, recognize, smell, taste, love, wish, mean, consist, comprise, need, dare, etc. ठीक है। आई सी दे डू नॉट रीड, मैं देख रहा हूँ कि वो लोग पढ़ते नहीं है, ठीक है। उच्चारण ये जो है हम लोग मीनिंग जब निकालेंगे तो हम लोग मीनिंग यही निकालेंगे कि मैं देख रहा हूँ, ठीक है। आई सी, मैं देख रहा हूँ या फिर देखता हूँ कि वो पढ़ते नहीं है। आई थिंक ही हैज़ डन वेल। तो ये सब जो है हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादातर आईएनजी लगा के हम लोग इसका ये फॉर्म बनाएंगे नहीं, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल भी देख लीजिए। अगला जो रूल आता है 5 नंबर, यदि किसी वर्ब के अंत में ई हो और ई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो आईएनजी जोड़ते समय उसके ई को हम लोग हटा देते हैं। जैसे किसी भी वर्ड के अंत में ई अगर आ रहा है और उसके पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए, जैसे राइट में क्या है लास्ट में ई आ रहा है और उसके पहले क्या आ रहा है टी आ रहा है, ठीक है। तो लास्ट में ई आ रहा है उसके पहले टी आ रहा है, तब हम लोग क्या करेंगे ई को हटा के आईएनजी जोड़ेंगे। जैसे राइट का राइटिंग कैसे बनना है, स्ट्राइक का स्ट्राइकिंग, स्टेज का स्टेजिंग, राइज का राइजिंग, ईटीसी। उसके बाद अगला जो ये है नंबर है, यदि किसी वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो और उस कॉन्सोनेंट से पहले सिर्फ एक वोवेल हो तो उसमें आईएनजी जोड़ते समय कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है। तो इसमें देखिए जैसे लास्ट में कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले क्या हो वोवेल हो, जैसे रन का रनिंग हो गया, तब हम लोग लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल कर देंगे और आईएनजी जोड़ेंगे। जैसे कट का कटिंग, पुट का पुटिंग, गेट का गेटिंग इत्यादि। अब हम लोग देखते हैं कि कोई भी सेंटेंस अगर हम लोग कंटिन्यूअस में लिखते हैं तो एक्टिव में उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा और पैसिव में उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, ठीक है। आप लोग होगा तो फोटो भी खींच के रख सकते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर लगेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हम लोग अगर आप लोगों को पता नहीं है कि इज एम आर किस में लगाया जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने ये इज एम आर किसके साथ लगेगा या फिर वॉच पेयर किसके साथ लगेगा वो आप लोग जानते हैं, इसलिए मैं आगे उसके आगे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सब्जेक्ट हो गया, एम इज आर हो गया, वर्ब का थर्ड ये फोर्थ फॉर्म हो जाएगा, यानी कि जैसे गो है तो फोर्थ फॉर्म हो जाएगा उसका गोइंग, ठीक है। ऐसे समझिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो वही पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, एम इज आर जो भी लगेगा वो हम लोग लगा देंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद बीइंग आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वी थ्री, थर्ड फॉर्म हमेशा ही लगता है पैसिव बनाने में। उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। नेगेटिव बनाना रहा तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट
इज एम आर, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और पैसिव में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, इज एम आर जो भी लगाना रहेगा लगा लेंगे, उसके बाद नॉट आएगा, फिर बीइंग आएगा। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, उसी तरह यस नो क्वेश्चन में भी है, एम इज आर जो भी लगेगा हम लोग लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद नॉट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का फॉर्म लिखेंगे चौथा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और पैसिव बनाएंगे तो इज एम आर पहले आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, उसके साथ ही डब्ल्यू एच भी सेम है, बस डब्ल्यू एच को हम लोग आगे कर देंगे, चाहे वो हाउ हो या फिर वाई हो या फिर कुछ और हो। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं वॉइस चेंज का। द कॉन्फेक्शनर इज मेकिंग एंड सेलिंग स्वीट्स, यानी कि मिठाई वाला जो है, यानी कि हलवाई जो है वो स्वीट बनाता है और बेचता है। तो स्वीट्स आर बीइंग मेड एंड सोल्ड बाय द कॉन्फेक्शनर। ठीक है, इसका पैसिव क्या बनेगा, स्वीट्स आर बीइंग मेड एंड सोल्ड बाय द कॉन्फेक्शनर। उसके बाद दूसरा क्या है, द कारपेंटर इज मेकिंग चेयर्स एंड टेबल्स। तो चेयर्स एंड टेबल्स आर बीइंग मेड बाय द कारपेंटर। जो भी है यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है हम लोगों का एक्टिव और वॉइस, एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस का, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको सजाएंगे। उसके बाद दे आर इंडिकेटिंग यू समथिंग, तो इसका हो जाएगा समथिंग इज बीइंग इंडिकेटेड बाय देम। ही इज नॉट टीचिंग यू, यू आर नॉट बीइंग टॉट बाय हिम। यू ये आर यू एंड द स्टूडेंट डूइंग योर होमवर्क, तो इसका बन जाएगा इज योर होमवर्क बीइंग डन बाय यू एंड द स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद विच बुक आर यू रीडिंग, तो इसका हो जाएगा विच बुक इज बीइंग रेड बाय यू। Why are the people attending this meeting? तो this is the meeting being attended by the people। तो ये ऐसे हम लोग क्या करेंगे, वॉइस चेंज बनाएंगे। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो ये भी आप लोग स्क्रीनशॉट में रख सकते हैं। ये भी जो है अच्छा खासा, मतलब अगर बनाते हैं तो रिवाइज आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या फिर प्रोग्रेसिव टेंस जो है अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि जब भी हम लोग कुछ भी राइटिंग स्किल लिखेंगे तो टेंस जो है बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। तो कोशिश कीजिए कि टेंस जो है जितना भी सीखने का मौका मिले आप लोग सीखिए, उसको इग्नोर मत कीजिए। ठीक है, तो जितनी दफ़ा भी सीखने को मिले आप लोग सीख लीजिए, कुछ ना कुछ आपको नया ज़रूर हर बार मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगले वाले वीडियो में हम लोग आगे का कवर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।